अगर आपका ऑन रोड कंप्लीट बजट 7-7.25 लाख रुपए के आसपास है और आप 2024 में एक नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये 4 गाड़ियां तो गलती से मत खरीद लेना बॉस। सबसे पहली गाड़ी है मारुति की एस्प्रेसो। मतलब पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता पहले दिन से कि इस गाड़ी को लॉन्च ही क्यों किया गया है। और दूसरा मेरे को यह समझ नहीं आता कि ये है क्या, मतलब गाड़ी तो नहीं लगती। सुजुकी एक जापानीज कंपनी है, जापान में जगह कम होने की वजह से यहाँ पर बॉक्सी गाड़ियां बनाई जाती हैं, लेकिन इंडिया में ये बॉक्स क्यों लॉन्च कर दिया यार? किसको जरूरत थी इसकी? इस गाड़ी से सुंदर तो यार बच्चों के खिलौने होते हैं जो हर माल 15 रुपए की दुकान पर मिल जाते हैं। मतलब इसके चारों टायर्स अगर निकाल दिए जाएं तो नगर निगम वाले इसको कचड़े का डब्बा समझ के उठा के ले जाएंगे। मतलब यार सिंटेक्स की टंकी भी ज्यादा सुंदर लगे 4 टायर्स के साथ में इससे तो। खैर जो भी है, बात सिर्फ आंखों को अच्छे लगने वाले लुक्स की नहीं है, बात लॉजिकल है जिस वजह से मैं इस गाड़ी को इग्नोर करने की कह रहा हूं। और वो बात ये है कि आमतौर पे आज की तारीख में लोग बाग सीएनजी गाड़ी खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी जेब के लिए काफ़ी किफ़ायती है। उन्हें प्लेन पेट्रोल नहीं चाहिए और डीजल तो खैर किसी को नहीं चाहिए, और इस बजट में तो डीजल मिलती भी नहीं है आज के टाइम। एस्प्रेसो का VXI सीएनजी वेरिएंट आपको 6.9 लाख रुपीस का ऑन रोड मिल जाता है आज के टाइम पे। अगर आप इस वीडियो को कुछ समय बाद देखते हो, 4-5-6 महीने बाद या 1-2 साल बाद, तो हो सकता है प्राइसेस काफ़ी बदल चुके हों, लेकिन हाल फिलहाल जब ये वीडियो बनाया जा रहा है तब ये 6.9 लाख रुपीस का ऑन रोड मिल रहा है कंप्लीट। लेकिन मैं आपको भाई एक बात बता दूं कि इसी कंपनी की दूसरी गाड़ी ऑल्टो K10 जिसका सीएनजी वेरिएंट आपको 6.61 लाख रुपीस का ऑन रोड मिलता है, मतलब कि 30,000 रुपए सस्ता। ये प्राइसेस में जरूर कम है, लेकिन बाकी किसी भी मामले में ऑल्टो K10 एस्प्रेसो से कम नहीं है, इनफैक्ट बेहतर ही है। इन दोनों गाड़ियों में एक ही इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो पावर और टॉर्क भी बराबर ही जनरेट करते हैं। इनफैक्ट चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन हो, ऑटोमेटिक या फिर सीएनजी, तीनों में ही दोनों गाड़ियों में बराबर, लगभग बराबर माइलेज क्लेम किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर दोनों गाड़ियों के माइलेज देख सकते हो। वहीं अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ऑल्टो K10 सीएनजी में एस्प्रेसो VXI सीएनजी बराबर ही फीचर्स मिलते हैं, मतलब कि इन दोनों वेरिएंट्स में एकदम बरोबर, बहुत ही बारीक अंतर होगा, छोटा मोटा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने फीचर्स मिल रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मारुति वालों ने और भी कई सारे लोगों ने तो ये बता रखा है कि एस्प्रेसो K10 के ऊपर वाली सेगमेंट में आती है, तो ऑब्वियसली एस्प्रेसो में कैबिन स्पेस, बूट स्पेस ज़्यादा मिल रही होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप इन दोनों गाड़ियों में बैठकर देखिए, स्पेस के मामले में आपको बहुत बारीक अंतर, या हो सकता है कि आपको अंतर कोई समझ में ही नहीं आए। दोनों गाड़ियों में लगभग बराबर कैबिन स्पेस मिलती है। अंतर आता है तो बूट स्पेस में, वो भी कोई बहुत बड़ा मार्जिनल डिफरेंस नहीं है। एस्प्रेसो में आपको 240 लीटर की बूट स्पेस मिलती है और ऑल्टो K10 में 214 लीटर की, 214 लीटर्स की। लेकिन भाई अगर आप सीएनजी खरीद रहे हो, जो कि आप सीएनजी ही खरीदोगे, तो बूट स्पेस का डिफरेंस तो वैसे ही खत्म हो गया ना। इसके अलावा सबसे बड़ा रीजन एस्प्रेसो को इग्नोर करने का वो ये है कि ऑल्टो K10 ने ग्लोबल एनकैप में उतने ही फीचर्स के साथ में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हुए हैं, जबकि उतने ही फीचर्स के साथ में एस्प्रेसो ने पहले 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। फिर रेगुलेशंस बदलने के बाद में दोबारा से इसका क्रैश टेस्ट हुआ जिसमें इसने 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर कर पाए हैं। और बाकी एक पॉइंट तो मैंने शुरुआत में आपको बता ही दिया था कि लुक्स, रोड प्रेजेंस ऑल्टो K10 की काफी बेहतर है एस्प्रेसो के मुकाबले। मतलब यहां पर आप देख सकते हो कि ऑल्टो K10 में आपको बराबर फीचर्स मिल रहे हैं, सिमिलर इंजन है, माइलेज भी उतना ही मिल रहा है, कैबिन स्पेस भी उतनी ही है। बूट स्पेस तो खैर खत्म ही हो जाता है ये पॉइंट अगर आप सीएनजी खरीदते हो, और सीएनजी नहीं भी खरीदते हो तब भी बूट स्पेस में कोई मार्जिनल डिफरेंस नहीं है। लुक्स आपको अच्छे मिल रहे हैं और बेटर सेफ्टी मिल रही है ऑल्टो K10 में। K10 में अगर आप बैठते हो तो आपके बचने के फिर भी चांसेस हैं। एस्प्रेसो तो भाई 0 और 1 स्टार स्कोर कर रखी है, और ये सब कुछ आपको ऑल्टो K10 में 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज सस्ता भी मिल रहा है। तो एस्प्रेसो खरीदने की क्या ही जरूरत है भाई। दूसरी गाड़ी जो आपको इग्नोर करनी है वो है सिट्रोएन की C3। इस गाड़ी का बेस वेरिएंट लाइव 7 लाख रुपए का आपको ऑन रोड कंप्लीट मिल जाता है, जिसे आपको नहीं खरीदना है। इस गाड़ी में टोटल 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिनमें से बेस वेरिएंट 7 लाख रुपए में आपको मिल रहा है। ये उन कुछ चुनिंदा गाड़ियों में से एक है जिनका टॉप वेरिएंट भी दूसरी गाड़ियों के सामने बेस वेरिएंट लग रहा होता है फीचर्स के मामले में। तो भाई इनका बेस वेरिएंट क्या ही होगा, आप जरा अंदाजा लगा के देखो। मतलब 4 टायर के साथ में इंजन और सीट लगा के दे दिए, बस हो गई गाड़ी, बन गई गाड़ी। फीचर्स ना होने के बावजूद भी इस गाड़ी की प्राइसिंग अपनी कंपटीशन में मिलने वाली फुली लोडेड गाड़ियों के बरोबर रख रखी है कंपनी ने, तो भाई कोई इसे क्यों ही खरीदेगा। बात सिर्फ फीचर्स और ओवर प्राइसिंग की नहीं है। सिट्रोन अभी एक नई कंपनी है। यार नई कहां से यार, 3 साल हो गए हैं, 2021 में आ गई थी ये कंपनी यार, 3 साल हो चुके हैं, नई नहीं रह गई अब ये।
3 साल में इतने सारे प्रोडक्ट भी इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, कोई नई कंपनी नहीं है। इन 3 सालों में भी इनके 60 डीलर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। मतलब कि अगर आप इस गाड़ी को जैसे तैसे दूसरी जगह से खरीद भी लेके आते हो तो सर्विस कराने में आपके ठटकरम होंगे। सर्विस कराने के लिए दूर तक जाना पड़ेगा, और इतनी कम गाड़ियाँ और इतने कम सर्विस सेंटर से तो आप खुद सोच सकते हो कि पार्ट्स वार्ट्स मिलना और बाकी चीज़ों में समस्या क्यों नहीं आएगी। अब जब गाड़ी कम बिकेगी, जो कि आप देख रहे हो कम बिक भी रही है, तो इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या ही बची होगी। अगर आप इसको खरीद भी लेते हैं, जैसे जैसे मेंटेन कर भी लेते हैं, तो 2 साल 3 साल बाद अगर आप गाड़ी स्विच करना चाहते हैं, इसको बेचने जाते हैं मार्केट में, तो आपको क्या पैसा मिलेगा वापस यार? कुछ भी नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि ये गाड़ी स्पेशियस है, सीट्स अच्छी हैं, सस्पेंशन अच्छा है, कंफर्ट अच्छा मिलता है, इंजन भी इसमें ठीक ठाक दिया हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो देखनी पड़ती हैं बॉस। इंजन और स्पेस या फिर कंफर्ट ही सब कुछ नहीं होता। कोई एक अकेली चीज़ आपकी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल नहीं बना सकती। सारी चीज़ें एक गाड़ी में होनी चाहिए। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कस्टमर कर लेता है, कंप्लीट एडजस्टमेंट प्राइस के साथ, फीचर्स के साथ, आफ्टर सेल सर्विस के साथ, रीसेल वैल्यू के साथ कैसे करेगा और क्यों करेगा कोई। तीसरी गाड़ी है रेनो की क्विड। वैसे तो लोग बागों ने इसे पहले से इग्नोर कर रखा है, बहुत कम लोग पिछले 2-2.5 साल से इसको खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी 7 लाख रुपए के ऑन रोड बजट में ये मार्केट में आज भी अवेलेबल है। और ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस जो है, इस गाड़ी के जो लुक्स हैं, अपनी कंपटीशन और अपनी प्राइसिंग में मिलने वाली किसी भी गाड़ी से लाख गुना बेहतर हैं। इस गाड़ी में वो फीचर्स मिल जाते हैं कम पैसों में जो आपको इसकी सेगमेंट की दूसरी गाड़ी या इससे भी महंगी गाड़ियों में तक नहीं मिल पाते। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको इस गाड़ी को खरीदने के लिए मना करूंगा, क्योंकि ये एक रिलायबल प्रोडक्ट नहीं है। भाई 7 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने वाला इंसान करोड़पति अरबपति नहीं होता। वो अपनी लाइफ सेविंग्स लगा कर, इन्वेस्ट करके एक गाड़ी खरीदता है और वो सोचता है, ऐसी उम्मीद करता है कि 5-7 साल तक मैं चलाऊंगा टेंशन फ्री। उसे हर दूसरे दिन सर्विस सेंटर खड़ा नहीं होना है, उसे अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग रूट पर जाना है तो भाई चलती हुई गाड़ी में वापस भी आना है, रास्ते में खराब नहीं हो जानी है। आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं अपने और अपनी फैमिली के कंफर्ट के लिए, ना कि उसी कंफर्ट को खराब करने के लिए। इस गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर मैं चाहे बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, यूज हुई प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूं, बटन्स की बात करूं, हर चीज ठीक नहीं है। एक लो ग्रेड प्लास्टिक और लो ग्रेड मटेरियल यूज़ करके ये गाड़ी बनाई गई है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है कि इसका जो ऑयल चैम्बर है, जो गाड़ी के बाहर नीचे की तरफ लगा होता है, वो प्लास्टिक का है, वो मेटल का भी नहीं है। मतलब अगर आप कहीं खराब सड़कों पर जाते हो और इनकेस अगर वो टकरा जाता है तो वो टूट जाएगा और आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। इसलिए इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा दी गई है। मतलब जब ये लॉन्च हुई थी तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी तगड़ी थी, लोग बाग काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सुनकर और देखकर। लेकिन उसके पीछे का असल रीज़न ये था कि भाई ऑयल चैम्बर जो है वो प्लास्टिक का दिया हुआ है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती है, इस गाड़ी के NVH लेवल्स भी अच्छे नहीं हैं। इंजन नॉइज़ गाड़ी के अंदर घुसी जा रही होती है, गाड़ी के खुद के टायर्स की, दूसरी गाड़ियों की हर आवाज़ कैबिन के अंदर आ रही है। कंफर्ट है लेकिन उतना नहीं है जितनी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियां दे रही हैं। कुल मिला के ये गाड़ी सुंदर तो बहुत है, मज़ा तो आएगा, मतलब दिखने में तो बढ़िया लगेगी आपको, लेकिन जैसे ही गले लगाओगे भाई खानी जो है मतलब गड़बड़ हो जाएगी। मतलब अगर आप इस गाड़ी को चलाने वाले कस्टमर से कभी पूछ कर देखना, मैं तो कर ही चुका हूँ, कभी पूछ कर देखना तो आधे लोग, फॉर एग्जांपल 10 लोगों से आपने पूछा तो 5-6 लोग आप लोगों को बोल रहे होंगे कि नहीं यार हम अपनी गाड़ी से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, माइलेज बढ़िया निकालती है, बढ़िया भगती है, कंफर्ट भी है, फीचर्स वगैरह तो मिल ही रहे हैं, दिखती भी शानदार है, हम तो संतुष्ट हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ही बाकी बचे आधे लोग हैं ना, खून के आंसू रो रहे होंगे भाई। वो बता रहे होंगे कि ये गाड़ी घर पे कम और सर्विस सेंटर ज़्यादा रही है। मतलब कि ये वो बहू है जो ससुराल कम और मायके ज़्यादा रहती है। वो रो रहे होंगे इसकी क्वालिटी को लेकर, वो रो रहे होंगे इसके माइलेज को लेकर। 22 kmpl का माइलेज कहने को क्लेम तो किया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ये काफ़ी ख़राब माइलेज दे रही होती है। इस गाड़ी के भाई जितने क्रैश टेस्ट हुए हैं, मुझे नहीं लगता इंडिया में किसी भी गाड़ी के हुए होंगे। 4 बार इसके अभी तक क्रैश टेस्ट हो चुके हैं। पहली और दूसरी बार इसका क्रैश टेस्ट जब हुआ था तब इसमें सिंगल एयरबैग भी नहीं था, तो इसने 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए। तो यहाँ तो समझ में आता है कि भाई बिना एयरबैग के गाड़ी चलेगी तो क्या ही सेफ्टी देगी। तीसरी बार जब इसका क्रैश टेस्ट हुआ तो इसमें ड्राइवर एयरबैग लगा हुआ था, तब भी इस गाड़ी ने 0 स्टार ही स्कोर किए, जबकि बाकी गाड़ियां ड्राइवर एयरबैग के साथ में 3 स्टार तक स्कोर कर रही थी। उस समय पर रूल्स एंड रेगुलेशन भी काफ़ी हल्के फुल्के थे, अब तो थोड़े बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। चौथी बार इस गाड़ी का जब क्रैश टेस्ट हुआ ड्राइवर एयरबैग के साथ में,
तब इसने जाके 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किया है। तो आप सोच सकते हो कि सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी कहां पर है। कुल मिलाकर किसी भी गाड़ी से ऑन पेपर कंपैरिजन करने के लिए ये गाड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, पेल पेल के फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप इसे सड़कों पर चलाना चाहते हो तो फिर ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब तो खैर ये गाड़ी सड़कों पर दिखना भी काफी कम हो गई है, नजर भी बहुत कम आती है, चाहे पुराना मॉडल हो या फिर नया मॉडल हो। चौथी और आखिरी गाड़ी है सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी जो टॉप 5 सेलिंग कार्स में हमेशा देखने को मिलती है, मारुति की वैगनार। असल में इस कंप्लीट गाड़ी को इग्नोर करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 7 लाख रुपए में मिलने वाला इसका वेरिएंट वैगनार ZXi 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में जो मिलता है, इस वेरिएंट को खरीदने के लिए मैं आपको मना कर रहा हूं। हाँ, लेकिन अगर आप इससे नीचे वाला वेरिएंट VXi खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ठीक है। LXi खरीदने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, उसमें फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप वैगनार ZXi खरीद रहे हो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, तो आपको रुक जाना चाहिए। उसकी जगह आपको इसी कंपनी की दूसरी गाड़ी सेलेरियो का ZXi वेरिएंट खरीदना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको अब बता देता हूं। सेलेरियो का ZXi वेरिएंट वैगनार के ZXi से आपको 20,000 रुपीज, 20,000 रुपये सस्ता मिल रहा होता है। उसके बावजूद भी सेलेरियो में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे होते हैं, जैसे कि टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, रियर डिफॉगर और वाइपर, हेडलाइट हाइट एडजस्टर, इंफोटेनमेंट सिस्टम में 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं सेलेरियो में, जबकि वैगनार में हम खाली 2 स्पीकर्स दिए हुए हैं। ये सारे फीचर्स आपको सेलेरियो में ज़्यादा मिल रहे हैं वैगनार के मुकाबले, जबकि सेलेरियो 20,000 रुपये सस्ती भी मिल रही है। तो असल में आपकी 20,000 की नहीं, लगभग 40,000 रुपये की सेविंग हो रही है। अब यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे कि यार सेलेरियो 3 सिलेंडर इंजन है, 20,000 रुपये डालकर हम वैगनार का बढ़िया 4 सिलेंडर इंजन नहीं खरीदेंगे, वो ज़्यादा स्मूथ होगा। देखो भाई, मारुति का 3 सिलेंडर इंजन भी काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देता है, और इस बजट में तो आपको क्या ही मतलब, जितनी परफॉर्मेंस इस बजट में मिलनी चाहिए उतनी सेलेरियो कैपेबल है, उतनी स्मूथनेस और रिफाइनमेंट आपको मिल रहा होता है। 3 सिलेंडर इंजन के अपने कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि उसमें माइलेज ज़्यादा मिल जाता है। सेलेरियो में 25.24 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि वैगनार में 23.56 kmpl का, मतलब कि 2 kmpl ज़्यादा माइलेज है सेलेरियो का। भाई, इस बजट की किसी भी गाड़ी को खरीदकर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस का अगला पार्ट नहीं बनाना है, ड्रिफ्टिंग नहीं करनी है। नॉर्मली आपको प्यार मोहब्बत से वही 40-50 की स्पीड में जो मारुति की गाड़ियाँ चलती हैं उसमें चलाना है। अब उस स्पीड में चाहे 4 सिलेंडर इंजन हो या 3 सिलेंडर इंजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग सिमिलर ही चल रही होती हैं गाड़ियां। हालांकि इस मामले में सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन पर्सनली मुझे वैगनार के लुक्स अच्छे नहीं लगते, काफ़ी बोरिंग और आउटडेटेड लगते हैं, काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड सी गाड़ी लगती है, कहीं से भी किसी भी एंगल से मुझे अच्छी नहीं लगती। और वहीं मैं सेलेरियो की बात करूं तो कंपैरेटिवली वैगनार के सेलेरियो फिर भी काफ़ी ठीक नज़र आती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार कैबिन स्पेस के बारे में तो ये बोल ही नहीं रहा, वैगनार में तो ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, सेलेरियो में तो स्पेस है नहीं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे दिमाग में बैठाल दिया गया है कि वैगनार एक बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है और बहुत स्पेस मिलती है, देखने में भी सेलेरियो से बड़ी लगती है कि नहीं। ऐसा नहीं है, आप दोनों गाड़ियों के अंदर बैठकर देखिएगा, वैगनार में ज़बरदस्ती का हेडरूम दिया गया है, इतने हेडरूम की ज़रूरत ही नहीं है भाई। सेलेरियो में परफेक्ट हेडरूम मिलता है, परफेक्ट से भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिल रहा होता है। कितना भी बड़ा स्पीड ब्रेकर आया, आपको उछल के आपका सर नहीं टकराएगा। हेडरूम हो या शोल्डर रूम हो या लेग रूम हो, दोनों ही गाड़ियों में पर्याप्त दिया गया है। इनफैक्ट सेलेरियो ज़्यादा कंफर्टेबल है वैगनार के कंपैरिजन में। मैं सीट्स के कंफर्ट और सस्पेंशन के कंफर्ट की बात कर रहा हूं। कैबिन स्पेस तो लगभग दोनों गाड़ियों में बराबर ही दी गई है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है, वो भी आप जब बार बार बैठ लोगे ना, कईयों बार बैठ लोगे, तब आपको एहसास होगा उस डिफरेंस के बारे में, वरना दोनों गाड़ियां सिमिलर हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप वैगनार का ये पर्टिकुलर वेरिएंट खरीदने वाले हो तो इसको ना खरीदते हुए आप सेलेरियो खरीदो, आपका पैसा भी बचेगा, माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा और फीचर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये थी वो 4 गाड़ियां जो आपको 7 लाख रुपए के ऑन रोड बजट के अंदर नहीं खरीदनी है। कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सहमत हैं या नहीं। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।